सत्ता की शुरुआत लेकिन विवादों के उस महाराज के साथ जो आए दिन प्रवचन से ज्यादा ज्ञान और कथा सुनाने से ज्यादा विवादित ज्ञान देने के लिए ट्रेंड करते रहते हैं। कोई उन्हें महाराज जी कहता है तो कोई कथावाचक, जबकि जेन जी यानी युवाओं के बीच वो पूकी बाबा के नाम से मशहूर हैं। नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो वैसे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के फुल टाइम कथावाचक हैं, लेकिन अक्सर अलग अलग विषयों पर अपने ब्रह्म ज्ञान की विचित्र ज्योति प्रकाशित करते रहते हैं। और इस बार बाबा के निशाने पर है बॉलीवुड। वर्ष 2023 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरल स्टोरी, जिसकी कहानी लव जिहाद पर आधारित थी। लेकिन आज सत्ता में हम आपको द अनिरुद्धाचार्य स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जिनका बॉलीवुड और लव जिहाद वाला एंगल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कई बड़े संतों के साथ हरिद्वार के अमेरिकन आश्रम में विश्व सनातन महापीठ के कार्यक्रम में गए थे, जहां वो कथा सुनाते सुनाते बॉलीवुड पर फायर हो गए। मंच से अनिरुद्धाचार्य ने वर्ष 2014 में आई फिल्म पीके का जिक्र किया और ये कहा, इस वक्त बॉलीवुड लव जिहाद को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है और एक विशेष एजेंडा चलाया जा रहा है। फिल्मों में दिखाया जाता है कैसे एक विशेष समुदाय के लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अनिरुद्धाचार्य के अनुसार बॉलीवुड की फिल्में लव जिहाद का प्रमोशन करती हैं और लोग बॉलीवुड और फिल्मों के पीछे का ये षड्यंत्र समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इस तरह की फिल्मों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस बयान की वजह से अनिरुद्धाचार्य का नाम और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे आप उनके विवादों की अनंत कथा का एक नया अध्याय भी कह सकते हैं। लव जिहाद पूरे देश में फैल रहा है, क्या करेंगे इसका? बॉलीवुड फैला रही है। किस तरह से? हमने बताया पीके पिक्चर क्या है, लव जिहाद का प्रचार है। आज हमने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस बयान को लेकर रिसर्च की तो ये पता चला कि बॉलीवुड के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रकार की कटुता है। बाबा के बोल बॉलीवुड पर इतनी बार आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, जिसे एक साथ चला दिया जाए तो शायद सत्ता के 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हमने आपके लिए उन बयानों से छांटकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विशेष ज्ञान वाली लिस्ट निकाल ली है। जैसे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, बॉलीवुड के बारे में सोचने भर से ही मन में गंदगी का भाव आता है। जितना नुकसान अंग्रेजों और मुगलों ने देश को नहीं पहुंचाया, उतना बॉलीवुड ने पहुंचाया है। वो यहां तक कहते हैं कि बॉलीवुड ने ही लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना सिखाया। हालांकि ये बात और है कि कई बार महिलाओं के प्रति खुद अनिरुद्धाचार्य के बयानों की वैचारिक सेटिंग बिगड़ चुकी है। अनिरुद्धाचार्य के अनुसार बॉलीवुड वाले हमेशा गलत चीजों का ही प्रचार करते हैं और कथावाचक बॉलीवुड के बड़े हीरो और हीरोइनों को लेकर धारा प्रवाह में आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हम आपको बॉलीवुड के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य की विशेष कथा पर एक फ्लैशबैक रील भी आइए दिखाते हैं। अब बॉलीवुड पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के तर्क और ऐसी टिप्पणी जायज है या नहीं, इस सवाल पर हमने देश के कुछ दूसरे साधु संतों से भी सवाल किया। उनका क्या कहना है, वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सहमत है या नहीं, आइए देखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। बॉलीवुड के द्वारा ही जो है लव जिहाद की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। बॉलीवुड के द्वारा ही हमारे बहन बेटियों को फंसाने का काम किया जाता है। बॉलीवुड को निश्चित रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए। एक बड़ा षड्यंत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र है। हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इनको कैसे नीचा दिखाया जाए, लोगों को कैसे इनकी तरफ से मोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बॉलीवुड जो सेंसर बोर्ड है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ अच्छे लोगों को बैठाया जाए, उसमें हिंदुओं को भी रखा जाए जो इस तरह की गतिविधियों को रोक सके। वैसे एक सत्य ये भी है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पूरे बॉलीवुड को एक ही तराजू में तौल रहे हैं, जबकि शायद ये उचित नहीं है। उनके बयानों के विरोध में तर्क भी दिया जा रहा है कि वो खुद एक नहीं बल्कि कई बार कथावाचन के नाम पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जो ना संतों के मर्यादित आचरण के अनुसार है, ना संयमित है, जिसके लिए उन्हें विवादों का महाराज तक कहा जाता है। उन्हें ये उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य स्वयं महिलाओं के अपमान के एक नहीं बल्कि कई एपिसोड लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसे टेलीविजन पर प्रसारित भी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग कथावाचक की जगह कुतर्कवाचक भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ विवादित प्रवचनों की एक फ्लैशबैक रील आपको देखनी चाहिए।
सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए ज़ोहरान ममदानी पर एकदम फिट बैठ रहा है। जो ट्रंप और ममदानी कल तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे थे, अब उन दोनों की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात हुई है। दोनों की पिछली बयानबाजी को देखते हुए ये मुलाकात बेहद खास है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, पागल और जिहादी तक कह दिया था। वहीं ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह और फांसीवादी बताया था। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप के विरोध के बाद भी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए, जिसके बाद अब ममदानी पहली बार ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे थे। ट्रंप ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ममदानी से मुलाकात को सुखद बताया। एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले दोनों नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। करीब 45 मिनट तक मीडिया के सवालों का जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि वो ममदानी के साथ मिलकर न्यूयॉर्क को एक बार फिर से शानदार बनाना चाहते हैं। ममदानी जितना बेहतर काम करेंगे उन्हें उतनी ही खुशी होगी। ममदानी को जिहादी विचारधारा का बताने वाले ट्रंप ने यहां तक कहा कि ममदानी के कुछ विचार उनसे मिलते हैं। ट्रंप ने मीडिया के सामने आते ही पहली बात यही कही कि हमारे बीच कई मतभेद रहे हैं, लेकिन ममदानी से मिलने के बाद मैं बहुत सी बातों पर सहमत हूं। इस दौरान कई बार वो मौके भी आए जब पत्रकारों के सवालों से दोनों थोड़ा असहज दिखे। एक पत्रकार ने ममदानी से पूछा, क्या इस मुलाकात के बाद भी आपको ट्रंप फांसीवादी लगते हैं? इस सवाल का जवाब ममदानी ने तो नहीं दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा, इसके जवाब में तुम हाँ ही कह दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि पहले ममदानी को जिहादी कहा गया, क्या अब भी वो यही मानते हैं? इस पर ट्रंप ने बिना हिचकिचाहट के कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ममदानी एक शांत, समझदार और तार्किक इंसान लगे मुझे। ट्रंप के सामने ही ममदानी ने इजराइल को मिल रही अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाए। ये कहा कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। पहले ट्रंप और ममदानी की मुलाकात पर ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे इस मुलाकात की चर्चा भारत में क्यों हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। थरूर ने इस बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, लोकतंत्र ऐसे ही चलना चाहिए। चुनावों के दौरान अपनी बात पूरी मजबूती से बिना किसी हिचक के रखनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएं और जनता अपना फैसला सुना दे तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखो। ऐसा देश की भलाई के लिए जरूरी है। वो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। वो खुद भी अपनी ओर से भारत में ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर के बयान पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी में ही हलचल पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जिसके लिए उन्हें कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं ऐसी खबर के साथ जो हर माता पिता से जुड़ी है। आप चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, ये खबर किसी ना किसी रूप में आपके बच्चों से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से बच्चों की खुदकुशी को लेकर कई बुरी खबरें आप तक पहुंची होंगी। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह अलग अलग वजह से बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। सवाल यही है कि इसकी वजह क्या है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। आज शुरुआत करते हैं मुंबई के कल्याण में 19 वर्ष के छात्र अर्णव खेरे के खुदकुशी के मामले से। ये तस्वीर अर्णव खेरे की है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से ट्रेन में झगड़ा हुआ था। इस दौरान कुछ लड़कों ने उसकी पिटाई की थी। परिवार वालों का आरोप है कि मारपीट के बाद वो मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। माता पिता को आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है। इसमें मराठी भाषा वाले विवाद की चिंगारी है। ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो छात्र की खुदकुशी पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई में शिवाजी पार्क में मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता बाला साहेब ठाकरे के समाधि स्थल पर गए। प्रदर्शन में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा समेत कई नेता मौजूद थे। बीजेपी ने छात्र की खुदकुशी पर एमएनएस और शिवसेना पर आरोप लगाए।
ये कहा कि ये एमएनएस की भाषा राजनीति का दुष्परिणाम है। वहीं एमएनएस का कहना है कि मुंबई में नॉन मराठी की दादागिरी है। बीजेपी का कहना है कि भाषा विवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की वजह से एक मराठी युवक की मौत हो गई। एमएनएस के नेता महाराष्ट्र के सभी मराठी लोगों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि बीएमसी चुनाव से पहले हिंदी मराठी किया जा रहा है। वहीं एमएनएस इस मामले में साफ साफ ये कह रही है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि अर्णव ने मराठी होकर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, क्या यही उसका अपराध था? वहीं एमएनएस के नेता ये कह रहे हैं कि मराठी लड़के को न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ एमएनएस है। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे एक छात्र की खुदकुशी पर राजनीति हो रही है। मुळात असं आहे, ही जी परप्रांतीय लोकांची जी दादागिरी चाललेली आहे ती लोकलमध्ये असेल किंवा बाहेरच्या ठिकाणी असेल, इतर सगळ्या गोष्टींवर बोलणारे पक्ष, भारतीय जनता पक्षासारखे, हे लोक का गप्प आहे? मराठी मुलाला न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्या कुटुंबाच्या पाठी उभी आहे आणि त्याला न्याय मिळवून देऊ। मैं यहाँ अर्णव खेरे की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए कि ऐसे लोगों जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की जान से भी खेल पड़ते हैं, ऐसा जहर का वातावरण जिन्होंने तैयार किया, उनको ईश्वर सद्बुद्धि। मुंबई आमची आहे, मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुंबई के अंदर ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। कुछ राजनीतिक नेता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लोगों के मन में इस भाषा विवाद का जहर घोल रहे हैं और इसी जहर की पहली भयंकर कीमत कल एक आम मराठी परिवार को चुकानी पड़ी। कल्याण का हमारा अर्णव खैरे। यदि वो राजनीति करना चाहते तो मैं उनको इतना ही कहूँगा, तुम्हारे द्वेष और हिंसा की जो राजनीति है उसके कारण एक मराठी युवक ने अपनी जान गंवाई है, उसके पाप का हिसाब वो मराठी जनता को दे, ये मैं मांग करता हूँ। ये पूरे मुंबई को शर्म करने वाली घटना घटी है और ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है ऐसा मैं मानता हूँ। और वो दोषी लोग जो भाषा के नाम पर मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सीधे सीधे वो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि अर्णव की मौत की पूरी कहानी क्या है। पुलिस ने अर्णव के पिता की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर यह बताया है कि अर्णव का ट्रेन में चढ़ने पर कुछ लड़कों से विवाद हो गया था। भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों ने उसे पीटा था, जिसके कारण वो मानसिक तनाव में था। अर्णव के पिता ने यह भी कहा कि हो सकता है इसी वजह से उसने आत्महत्या की होगी। आपको बता दें कि अर्णव केलकर कॉलेज का छात्र था और पढ़ने के लिए रोज ट्रेन से वहां जाता था। कहा यह भी जा रहा है कि उस दिन ट्रेन में कुछ लड़कों ने अर्णव से कहा था कि हिंदी क्यों बोलते हो, मराठी बोलो। इसी बात पर विवाद हुआ, उसके बाद लड़कों ने पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। रेलवे स्टेशन के कुछ लोगों से पूछताछ भी की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आइए अब बात करते हैं जयपुर के स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा के सुसाइड के मामले की। आपको याद होगा, आज से 21 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक छात्रा स्कूल की बिल्डिंग से कूदती हुई नजर आई थी। 9 वर्ष की इस छात्रा की खुदकुशी की कहानी ने हर किसी को झकझोर दिया था। जयपुर के एक निजी स्कूल की इस घटना ने देश के सभी माता पिता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि स्कूलों में हो क्या रहा है, बच्चे कैसे वहां रह रहे हैं, कैसे वो परेशान हो रहे हैं। आज भी हर तरफ इस घटना की चर्चा है क्योंकि इस पर सीबीएसई की जांच रिपोर्ट आई है जिसमें स्कूल को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्कूल से कई सवाल पूछे गए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मृतक छात्रा को 18 महीने तक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। क्लासरूम में 18 महीने तक अपशब्द कहे गए, उसे परेशान किया गया। बताया गया कि छात्रा की क्लास में पढ़ने वाले छात्र उसे परेशान करते थे, अश्लील कमेंट करते थे। सबसे बड़ी बात, शिक्षकों ने छात्रा की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्लास टीचर से भी मदद उसे नहीं मिली। इतना ही नहीं, खुदकुशी वाले दिन 5 बार शिक्षक से मदद मांगी गई थी, लेकिन सपोर्ट करने के बदले प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि माता पिता की शिकायतों को बार बार खारिज किया गया। आपको बता दें कि सीबीएसई की 2 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के बाद भी अभी तक स्कूल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। स्कूल पर कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज मृतक छात्रा के माता पिता और परिवार वालों ने धरना दिया।
2 घंटे का मौन रखा। बच्ची के पिता ने यह आरोप लगाया कि क्लासरूम की सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि किस तरह उसे परेशान किया जा रहा था। घटना के दिन इन्होंने जो सीसीटीवी जारी करी पुलिस ने, वो सिर्फ जारी करी हमारे के कूदने के लिए, वो ये एंगल देने के लिए जारी करी गई कि इसने सुसाइड करा है। हमारे पर डालना था स्कूल को कि किसी तरह से ये हो जाए कि सुसाइड करी है या घर से परेशान होगी, इस तरह की है। पुलिस की तरफ से और स्कूल की तरफ से इसमें बहुत नेग्लिजेंस है, लीपापोती करी जा रही है। क्लास टीचर और जो इंदू दुबे प्रिंसिपल है और जो इनके मालिक है सौरभ मोदी, उनके खिलाफ तो अबेटमेंट टू सुसाइड वाला केस लगना चाहिए और जो स्कूल है उसको डिसएफिलिएशन होना चाहिए, मतलब एफिलिएशन उसका रद्द होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे आपने? हाँ सर, एक टीम सीसीटीवी फुटेज के लिए लगा रखी है और सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। हम जैसे सूचना आई सारे जो प्राथमिक साक्ष्य जुटाए जाते हैं जुटा रहे हैं। अभी परिवार वालों के बयान होंगे? हाँ, परिवार बयान होंगे और जो भी सही विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इनके जो है प्रिंसिपल या यहाँ जो अधिकृत व्यक्ति है उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो मिल नहीं रही है। प्रिंसिपल और स्टाफ मिलने को नहीं तैयार है। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हो। स्कूल में बच्चों की खुदकुशी का मामला हो या स्कूली बच्चों का खुदकुशी का मामला, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चिंता है। ऐसी चिंता जो सिर्फ दिल्ली, राजस्थान या मध्य प्रदेश के माता पिता की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। आज से सिर्फ 4 दिन पहले की बात है कि 18 नवंबर को दिल्ली में स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान एक छात्र फिसल गया था, जिसके बाद टीचर ने उसे डांट दिया। उसके बाद परेशान 16 वर्ष के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि स्कूल टीचर्स उसके खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई थी, जहां एक निजी स्कूल में शिक्षकों से परेशान होकर एक छात्रा ने खुदकुशी की थी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि शिक्षक पीटने के दौरान हाथ पकड़ते थे। सवाल यही है कि शिक्षा के नाम पर पैसे लूटने वाले स्कूलों में ये हो क्या रहा है सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई की, जो रिटायर हो रहे हैं और अब 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले विदाई भाषण में जस्टिस गवाई ने अपने कार्यकाल की चर्चा करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिस पर सियासत का बुलडोजर स्टार्ट हो गया है। जस्टिस गवाई ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ दिए गए अपने फैसले को सबसे अहम बताया और ये कहा कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन के खिलाफ है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने के कारण उसके घर को कैसे गिरा सकते हैं, उसके परिवार और माता पिता का क्या दोष है। जस्टिस गवाई ने यह कहा कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों में खास समुदाय को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाया था और यह कहा था कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी की थी कि ऑफिसर इस तरह से न्याय देने का काम नहीं कर सकते, वो कोर्ट के फैसले से पहले खुद को जज नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। ये कहा था कि शो कॉज नोटिस के बिना तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। नोटिस में ये बताना होगा कि क्या अवैध है और इसके लिए क्या कागज चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक नोटिस के बाद प्रॉपर्टी मालिक का पक्ष और तर्क अधिकारियों को सुनना होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद ही प्रॉपर्टी गिराने का ऑर्डर दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस होगा। यानी 13 नवंबर 2024 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अब इसी फैसले को रिटायर होने से पहले CJI गवाई ने सबसे अहम फैसला बताया है। A bulldozer justice judgment, properly known as I said in Shushu's one of the Friday lectures, that normally a credit of the judgment goes to the author, but it's not correct. Behind a judgment, one judgment, many minds work. It's a cumulative effect of the hard work undertaken by all the judges
their law clerks, their researchers. One of the most important judgments that I consider with regard to importance of rule of law, I would be satisfied that we could deliver the set popularly known as bulldozer justice or demolition justice. We had held that right to shelter is a fundamental right, and merely because somebody is suspected, or even for that matter, somebody is convicted, his family who are dependent, who are residing in that house, cannot be thrown away, their houses cannot be demolished. एक वर्ष पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कई राज्यों में सियासी क्लेश शुरू हुआ था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा। अब जस्टिस गवई के बयान के बाद सियासी बयानबाजी वाला दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीजेआई की टिप्पणी बहुत बड़ी बात है, लेकिन बीजेपी की सरकार को किसी की कोई परवाह है ही नहीं। जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे, इन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो जो सरकार सेंसिटिव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो समझती है, वो सरकार अपने आप सुधार ले आएगी। पर यहां कौन सुधरने वाला? उन्हें क्या परवाह है संविधान की, कानून की, चीफ जस्टिस की? किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। सच्चाई तो ये है, किसी की परवाह नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जनता लड़ जाए उनसे सीधी, फिर वो पुलिस से कार्रवाई करा दें। आप उनकी रणनीति समझिए, खुद गलत काम करते हैं। जब आप गलत काम का विरोध करोगे तो पुलिस से आप पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। ये नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। On the eve of the Honorable CJI demitting his office, we wish him the very best, and in his tenure he has always followed the principles laid in the constitution of our country, and we wish him well. Thank you. सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम मोदी के G20 समिट वाले दौरे की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी ने आज कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगाया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी पीएम मोदी मिले। पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात उन्होंने की, हाथ मिलाए। G20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ पीएम मोदी ने बैठक भी की। G20 कार्यक्रम की बड़ी बात यह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका बहिष्कार किया। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।